नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप जिस भी राज्य में होंगे मानसून अब तक पहुंच चुका होगा, बारिश हो चुकी होगी। मानसून के बाद आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये था कि मंदी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कैसी आएगी, कैसे पता चलेगी, पूरी दुनिया में आएगी तो भारत पर उसका क्या असर होगा। आज के इकोनॉमिकम के अर्थात हिस्से में अंशुमान जी ने जो अर्थात लिखा है उसमें दरअसल अलग अलग चीज़ों को पकड़कर, महंगाई को पकड़कर, रोजगार को पकड़कर, महंगे होते कर्ज को पकड़कर यह समझने की कोशिश की है उसके सहारे कि मंदी कितनी गहरी होगी। आज अर्थात में हम मंदी पर बात करेंगे, इसके बाद आपकी इनकम पर बात करेंगे, बात होगी आपके सवाल जवाबों की भी। आपके सवालों पर अंशुमान जी जवाब देंगे और चलते चलते किस्सों के सिक्के से पर्दा उठाएंगे कि इस हफ्ते कौन सी कहानी अंशुमान जी ने आपके लिए लिखी है। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इकोनॉमिकम में। मंदी की बात शुरू करी है आपने, अर्थात की पूरी दुनिया में हो रहे प्रदर्शनों से, आंदोलनों से, क्या झलक है उसकी? शुभम, इकोनॉमिकम में आपका भी स्वागत है और दर्शकों का स्वागत है। पिछली बार हमने रुपए पर चर्चा की थी, उस पर आप सबकी बहुत अच्छी और उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली, बहुत सारे प्रश्न भी मिले और इससे हमें लगा कि हम वो बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और वैसी ही एक बात आज आपके लिए जानना ज़रूरी है जो कि हमारे सबके दिमाग में अब इस समय सबसे बड़ा सवाल है, मंदी आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो कब तक आएगी और कितनी गहरी होगी, और आएगी तो भारत उस मंदी से बचेगा या उसमें फंस जाएगा या उसका आंशिक असर होगा हमारे ऊपर। ये बड़े सवाल हैं जो सिर्फ हमारे आपके दिमाग में ही नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर के इन्वेस्टर से लेके टोक्यो, लंदन, हांगकांग, सब जगह पूरा दिन सिर्फ इस बात की चर्चा है। टनों आंकड़ों को खगाल कर समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, छोटी बड़ी गहरी कैसे असर करेगी, इसे जानने के लिए। और हमने इसकी शुरुआत की स्टॉक एक्सचेंज आंकड़ों से बाहर निकलकर सड़क पर ये जानने के लिए कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। पेरू में ट्रक वाले हड़ताल पर हैं, उन्हें सस्ता ईंधन चाहिए। पाकिस्तान में विपक्ष सड़कों पर है। जिम्बाब्वे में नर्स आंदोलन कर रही हैं। बेल्जियम में कर्मचारी संगठन उत्तेजित हैं। ब्रिटेन में रेलवे कर्मचारी झंडा उठाए हैं। अमेरिका में पायलट्स ने हड़ताल कर दी है। पूरी दुनिया में ऊर्जा की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। महंगाई बढ़ी है तो वेतन बढ़ाने के आंदोलन शुरू हो गए। यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में वेतन काफ़ी महत्वपूर्ण है और महंगाई से उनकी पैरिटी बड़ा वादा होता है सरकारों का, जो आमतौर पर हम भारत में नहीं देखते। तो सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि इस महंगाई से कैसे निपटा जाए जो ठीक महामारी के बाद आई है। ब्याज दरें बढ़ाना केवल एक ही रास्ता है, लेकिन अगर आप ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो ये अंततः आपको मंदी की तरफ ले जाएंगे, यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था में मांग है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको दबाना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। एक किस्म का डिमांड मारो अभियान है जो दुनिया में शुरू हो रहा है, और लेकिन उसके बाद हम वापस मंदी की तरफ जाएंगे। अब समस्या शुभम ये है कि दुनिया का ये शगल बड़ा दिलचस्प है कि वो वही सुनना चाहती है जो वो सुनना चाहती है, और जिसे सबको पता है कि हर दशक में एक बार मंदी आती है। अगर आप पूरे दुनिया के इतिहास को देखें तो हर दशक में छोटी बड़ी अलग अलग तीव्रता की, इंटेंसिटी की मंदी आती है, लेकिन हर बार हमें ये राय भरोसेमंद रखती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार चमत्कार हो जाएगा। हर बार आती है पर हर बार हमें राय दी जाती है। और इसीलिए वित्तीय बाजार में जो हास्य व्यंग्य करते हैं वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े उपन्यास, सबसे बड़े फैंटेसीज, सबसे बड़ी काल्पनिक कथाएं एक्सेल शीट पर लिखी जाती हैं, जिसमें नंबर बिछाकर आपको ये बताया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जबकि होने वाला कुछ और ही होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि हमें भविष्यवाणियाँ नहीं, इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें ये बताता है कि दरअसल पीछे से हम क्या सीख सकते हैं। भविष्यवाणियाँ जानने वाले एक्सेल शीट के ज्योतिषी जो आपके सामने अभी हमारे सबके सामने, वो ये तो बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, पर ये नहीं बता सकते कि ये कब होगा और अचानक कितना बड़ा उलटफेर होगा। और हम यहीं पर आकर खड़े हुए हैं जहां दुनिया में एक खेमा मंदी आने की संभावनाओं पर दांव लगा रहा है और दूसरा खेमा मंदी नहीं आएगी इन संभावनाओं पर दांव लगाने के लिए लोगों को सहमत कर रहा है। बिल्कुल सर, इसी बात पर आप दूसरे विश्व युद्ध के बाद का एक किस्सा लिखते हैं, वो किस्सा क्या है? दिलचस्प किस्सा है इस मंदी के पूरे प्रकरण को, और इसमें रूस, अमेरिका और
यूक्रेन और ब्लैक सी के संदर्भों के साथ एक दिलचस्प किस्सा में याद आता है, जहां से हमें समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों और हालातों को हमें देखना कैसे चाहिए, इस हालात को हमें कैसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था में छोटी सी भी समस्या है शुभम, छोटी सी भी समस्या है तो वो समस्या हमें, सरकारें हमें कितना भी भुलाने की कोशिश करें पर वो अंततः हमारे ऊपर आकर बीतती है, जैसा हम श्रीलंका की दृष्टि से देख रहे हैं। श्रीलंका में जब कभी किसी सरकार ने कर्ज लेना, सॉवरेन डेट साइन किया होगा, या कभी फर्टिलाइजर की पॉलिसी बदली होगी, या कोई नीति में बदलाव किया होगा और वहाँ के अखबार में एक 300-400 वर्ड की खबर छपी होगी, तो श्रीलंका के लोगों को पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ये सब चलता रहता है। लेकिन आज श्रीलंका के लोग उन्हीं सब चीज़ों को याद कर रहे हैं कि तब ऐसा हुआ था, शायद हमें पता होना चाहिए था, तो हम उसे रोक लेते। तो इकोनॉमी में कहीं भी कोई भी पत्ता छोटा सा भी हिले, पूरी दुनिया में कहीं भी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में तुम्हारे पर असर करता है। और इसलिए हमें इन चीज़ों को कैसे समझा जाए, इसे कैसे देखा जाए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अपने जीवन से जुड़े हुए जो अर्थशास्त्र को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। किस्सा ये है, ये बात फरवरी 1945 की है शुभम। क्रीमिया का एक शहर है, रिजॉर्ट शहर है याल्टा, ब्लैक सी के किनारे ये सिटी है। यहाँ पे 1945 फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन मिले थे। याल्टा मारियोपोल से केवल 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर इस समय युद्ध की तबाही फैली हुई है। दूसरे विश्व युद्ध की ये 3 सबसे बड़ी ताकतें थीं जो याल्टा पहुंची थी। इस समय तक फरवरी 1945 तक दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार लगभग तय हो चुकी थी। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जीत की तरफ बढ़ रही थीं। फ्रांस और बेल्जियम को नाथसी सेना के कब्जे से मुक्त कराया जा चुका था। रूस ने पोलैंड, बल्गारिया और जर्मनी से हिटलर की सेना को बाहर खदेड़ दिया था और रूसी लाल सेना बर्लिन से करीब 40 किलोमीटर दूर खड़ी थी बर्लिन पर कब्जा करने के लिए। ठीक इसी दौरान याल्टा में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन मिले थे। और याल्टा की बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया के इतिहास में कि यहीं से पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ था। इस पर पहली सहमति ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में बन गई थी, पर रशिया ने यहीं पर इसमें शामिल होने में अपनी सहमति जाहिर की थी। और यहाँ के बाद फिर आगे की बैठकों में संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। याल्टा की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके 2 महीने बाद अप्रैल में फ्रेडी रूजवेल्ट की डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। रूजवेल्ट जब याल्टा जा रहे थे तो उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत निकट है, मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जीतने जा रही हैं, क्या आप अब ये गारंटी दे सकते हैं कि यूरोप में हमेशा के लिए शांति आ जाएगी, अब यूरोप में कभी युद्ध नहीं होंगे? तो रूजवेल्ट ने मुस्कुराते हुए कहा था कि सवाल का जवाब मैं आपको तब दे सकता हूं जब आप मुझे ये बताओ कि 2057 में आपका वंशज कौन होगा, आपकी फैमिली में कौन लोग होंगे 2057 में। उनका कहना था हम सिर्फ उतनी ही दूर तक देख सकते हैं जितनी दूर तक लोग शांति में भरोसा रखते हैं। याद रहे कि जब याल्टा में कॉन्फ्रेंस हुई थी तब तक व्लादिमीर पुतिन का जन्म नहीं हुआ था। हम यहाँ पर अब आप रूजवेल्ट को क्या कहेंगे? सवाल हमारे दिमाग में, रूजवेल्ट को आप निराशावादी कहेंगे, युद्ध में जीत की तरफ जा रहे थे, दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई खत्म होने वाली थी। आशावादी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उस पत्रकार का जवाब इस तरह से नहीं दिया कि अब तो यूरोप में हमेशा के लिए अमन चैन और शांति आ जाएगी। आप उन्हें यथार्थवादी कहेंगे, आप उन्हें तर्कसंगत आशावादी कहेंगे। लेकिन अगर आज ऐसा सवाल शुभम मुंबई में, न्यूयॉर्क में, लंदन में किसी स्टॉक ब्रोकर से पूछा जाए तो वो फ्रेडी रूजवेल्ट जितना बेबाक नहीं होगा। वो आपसे साफ साफ नहीं बोलेगा, बताएगा महंगाई सबको दिख रही है, जीडीपी की ढलान सबको दिख रही है, दुनिया में बढ़ते कर्ज सबको दिख रहे हैं, लेकिन वो जाकी रही भावना जैसी बाजार को अपने अपने तरीके से लोग देखकर प्रेडिक्ट करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न और सबसे ज़्यादा भ्रम बाजार को और अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा समझने में होता है, जिसका अंतिम असर उन लोगों पर होता है जो इसे समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। यानी आपके इस किस्से से, आपकी इस बात से समझ आ गया कि आप ये मानते हैं कि इस समय मंदी, बाजार में तेजी मंदी देखने वाले, बाजार में उतार चढ़ाव देखने वाले 2 धड़े हैं और दोनों के पास पर्याप्त तर्क हैं। दोनों के पास। दरअसल क्या है ना कि राजनीति हो या अर्थव्यवस्था हो शुभम, संभावनाओं को प्रस्तुत करने में मौजूदा तथ्यों का इस्तेमाल होता है। जो वर्तमान तथ्य हैं हमारे सामने, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप ये बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और होता क्या है कि इन तथ्यों के इस्तेमाल में सबसे महत्वपूर्ण होती है कहानी, एक नैरेटिव जो आप बताएं और ऐसा जिसे लोग सुनना चाहें। तो ये वास्तविकता और जो तथ्य उसके बीच में अंतर को खत्म करती है और हमें वो बताती है जो हम समझना चाहते हैं। फिनेंशियल मार्केट में शुभम कोई पूरी तरह निराशावादी नहीं होता।
वित्तीय बाजार में, इकोनॉमी में कोई पूरी तरह पेसिमिस्ट होता ही नहीं, क्योंकि नुकसान की भविष्यवाणी में भी किसी का फायदा है ना, तभी नुकसान की भविष्यवाणी होती है, क्योंकि उससे भी किसी को फायदा होने वाला है। वैसे बाजार, वित्तीय बाजार आशावादियों का तीर्थ स्थल है। वहां पर सारे आशावादी ही होते हैं जो आपको बहुत सारे पीपीटी रंग बिरंगे और आंकड़े भेज देकर ये बताएंगे कि इस बार चमत्कार होकर रहेगा, मंदी नहीं आएगी। अब जो 2008 में हुआ वो लीमन में, वो ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि 2008 से पहले हर सदी में एक बैंक क्राइसिस आई है, बैंक डूबे हैं 1772 से लेके 1763 से लेके इनफैक्ट ब्रिटेन और फ्रांस की सबसे पुरानी लड़ाई से पहले एक बैंकिंग क्राइसिस आ चुकी थी, वहां से लेकर बैंक क्राइसिस बराबर आई। अब आप के सामने आप जो चाहें वो उसको लपक सकते हैं। तभी मर्चेंट बैंकर तो ये कह रहे हैं ना शुभम कि 70-30% है महंगाई की संभावना, महंगाई आएगी, वहां मंदी आएगी, इसकी संभावना 70%, कुछ कह रहे हैं 30% है, कोई कह रहे हैं 50% और 50-50%। या गजब का हिसाब है, आपको आश्चर्य होगा ऐसा कोई कैसे बता सकता है। पर मर्चेंट बैंकर आपसे कह रहे हैं 50% आप महंगाई मान लीजिए, मंदी मान लीजिए, 50% नहीं मान लीजिए। अब आप जिधर चाहें, ये हिसाब है, इसे जिधर चाहे खड़े हो लें। आप अगर 50% नहीं वालों की तरफ खड़े हो तो उस तरीके के सौदे बाजार में कर लीजिए आप, और अगर 50% मंदी वालों की तरफ खड़े होना चाहते हैं तो वहां भी खड़े हो। और यही उन भविष्यवाणियों की या आकलनों की, एनालिस्ट की सबसे बड़ी चतुराई है कि वो आपको उन वास्तविकताओं से दो चार नहीं होने देना चाहते जो शायद आप देख सकते हैं। इसलिए दुनिया का आर्थिक परिदृश्य बड़ा दो टूक है। आप जो खेमा चुनना चाहें, महंगाई मंदी आएगी या नहीं आएगी, इन दोनों खेमों में चुनना चाहें। हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं आजाद हाथ में, आंकड़ों के जरिए, चार्ट के जरिए, जिससे जरिए कम से कम आपको ये चुनने में तो मदद मिलेगी कि हमने ये देख लिया, उसके बाद फैसला किया कि मंदी की संभावना किस हद तक है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अब हम महंगाई, महंगे कर्ज, आय, रोजगार, इनके सहारे इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि महंगाई आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कैसी आएगी। और इन हर कमरे में हम भारत का हिस्सा जरूर देखेंगे, भारत का कोना जरूर देखेंगे कि अगर महंगाई है तो भारत के लिए कैसी है, कर्ज महंगा है, भारत की क्या स्थिति है, या आय रोजगार की स्थिति में भारत कहां खड़ा है। सर, सबसे पहले बात महंगाई की। क्या पूरी दुनिया इस समय, अगर आप कोई कॉन्टिनेंट देख ले, पूरी दुनिया आपको लगती है इस समय एक सी आंच में तप रही है? हाँ, महंगाई का कोविड जैसा वायरस इससे पहले कभी नहीं देखा गया। 70 में भी हमने महंगाई के कुछ दौर, 1970 में एक दौर देखे, पर विश्व के अधिकांश हिस्से में एक साथ महंगाई फैली हुई है और कोई कोना अछूता नहीं है। आपके सामने ये चार्ट है, ये आपको दिखा रहा है। अमेरिका में 40 साल की सर्वोच्च महंगाई है, जर्मनी में 41 साल की सर्वोच्च महंगाई है, रशिया में 7 साल की सर्वोच्च महंगाई है, कोरिया में 13 साल की सर्वोच्च महंगाई, कहीं 30 साल, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल, कहीं 3 साल, कहीं 31 साल, कहीं 8 साल। पूरी दुनिया के नक्शे में आप देख लीजिए, इस तरीके का नक्शा दुनिया का आपने आखिरी बार कब देखा था? शायद नहीं देखा होगा। यह नक्शा आपको बताता है कि ज़्यादातर देशों में महंगाई उनके केंद्रीय बैंकों के लक्ष्य से दोगुनी हो गई है। जहां ऊर्जा की कीमतें ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, लिथुआनिया, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, वहां महंगाई की दरें और बहुत ज़्यादा है। एक और चार्ट देखिए, इस चार्ट में आपको पूरी दुनिया में दिखाई देगा कि उनकी इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस हैं पिछले 6 महीने के, उनके बैंकों के, उनकी तुलना में दुनिया के देश महंगाई में कहाँ खड़े हुए हैं। ये चार्ट या इस तरीके का चार्ट भी दुनिया के मर्चेंट बैंकर या दुनिया के निवेशक या कंपनियां, उद्योग पहली बार देख रहे हैं। ऐसा इससे पहले इतिहास में महंगाई के दौर में नहीं हुआ जब महंगाई का इतना बड़ा और इतना व्यापक स्वरूप दिखाई दिया। केवल इसमें स्विट्जरलैंड, यूरोप में अलग से चमकता है जहां महंगाई की दर कम है। एशिया में महंगाई यूरोप से कम है। चीन और जापान में आमतौर पर महंगाई नगण्य दिखाई दे रही है। कोरिया में नियंत्रण में है और यूरोप में और अफ्रीका में इसकी स्थिति सबसे ज्यादा विकट है। भारत का क्या हाल है सर? भारत की महंगाई दर 7% पर है, जो अगर आप यूरोप और अमेरिका से की तुलना में करें, जहां पर उनके बैंक्स की जो सहनीय स्तर है उससे दोगुनी है, तो वैसा नहीं है रिजर्व बैंक, लेकिन रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊंची है। पर यहाँ एक कैविएट है, क्योंकि भारत चिरंतर महंगाई का देश है। भारत में सामान्य रूप से पूरी दुनिया के देशों में की तुलना में महंगाई हमेशा ऊंची रहती है। अमेरिका में पहली बार लंबे समय बाद महंगाई 8-9% गई है, नहीं तो 2%, 2.5% के आसपास ही रहती है। अगर आप इस आंकड़े पर देखें तो भारत बढ़ी हुई महंगाई वाले देशों में तो शामिल है, लेकिन उतनी ज़्यादा महंगाई में नहीं है। लेकिन यहाँ थोक महंगाई दहाई में है, डबल में। और अगर आप थोक महंगाई के पुराने आंकड़े को देखें और खुदरा महंगाई और थोक महंगाई के फ़र्क को देखें तो आमतौर पर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर की तुलना में 2 गुने से ज़्यादा स्तर पर थोक महंगाई खड़ी हुई। और हमें पता है कि अगर थोक कीमतें बढ़ती हैं तो लौट कर वापस खुदरा कीमतों तक आती हैं।
दूसरी बात भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानना जरूरी है कि कच्चे तेल की तेजी और रुपए में कमजोरी के कारण भारत की महंगाई ज़्यादा जिद्दी है, इसमें कमी की गुंजाइश थोड़ा कम दिखाई देती है। यूरोप और अमेरिका की महंगाई में अगर ईंधन की कीमतें कम होती हैं, टैक्स कम होता है, तो शायद गिरावट दिखाई देगी। और इसलिए रिजर्व बैंक को दुनिया की तुलना में उतनी तेज न बढ़ती हुई महंगाई को देखकर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार बहुत तेज करनी पड़ी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो भारत के संदर्भ में महंगाई के कोने से देखने की जरूरी, दुनिया के रोशनी में भारत की 61% महंगाई भी इंपोर्टेड है। भारत की थोक महंगाई में आयातित महंगाई का हिस्सा 61% है, और ये पिछले साल कोविड से पहले तक थोक महंगाई में इसका हिस्सा, इंपोर्टेड महंगाई का हिस्सा लगभग 28%, 29% के आसपास था। ये जो अधिकांश इन्फ्लेशन कच्चे तेल से, धातुओं से, बाकी चीज़ों से आ रही है, और जिन इलाकों से आ रही है, भारत के आयात में 60% हिस्सा खाड़ी देशों का, चीन का, आसियान का, यूरोपीय समुदाय का और अमेरिका का है। यहाँ महंगाई की दरें बहुत ज़्यादा है, 10 से 33% तक बढ़ी, जिस पर हमने भी चार्ट में देखा है। तो भारत दरअसल अपनी भीतरी महंगाई भले ही उसकी भीतर की कीमतों की वजह से नहीं बढ़ रही हो, पर भारत शायद दुनिया में महंगाई इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश हो गया है। और कच्चे तेल और कमोडिटीज़ को छोड़कर बहुत सारी चीज़ों की महंगाई भी हमारे यहाँ आई नहीं, फर्टिलाइजर की कीमतों पर नियंत्रण है। तो ये परिस्थिति हमारे सामने है। कोयले की महंगाई हमारे पास पहुंचना शुरू हो गई है, बिजली की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, जिस पर हम लोगों ने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में चर्चा भी की थी। सर, आगे आप बात कर रहे हैं मकानों की महंगाई की, आगे आप बात कर रहे हैं खेतों खदानों की महंगाई की। पहले मकान का महंगाई से रिश्ता बताइए। मकान से महंगाई का रिश्ता, रियल एस्टेट से महंगाई का रिश्ता भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में अलग अलग है। लेकिन जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे अमेरिका में देखें, अमेरिका का आंकड़ा में बता रहा है कि अमेरिका का जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, जिसको केस शेलर नेशनल होम प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो 35 साल के इतिहास में सबसे ऊंचाई पर है। अब अगर आप रियल हाउस प्राइसेस का आंकड़ा देखें OECD कंट्रीज में, तो इसमें लगातार हमें तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यूरोप, टर्की, चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड, कनाडा में प्रॉपर्टी बाजार तपने लगे हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से वहाँ से सस्ती पूंजी उससे पहले आई थी, वो पूंजी वहाँ पर फैल गई है और इसलिए वहाँ पर कीमतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ रिस्क ये है कि जब महंगाई बढ़ने के बाद ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं तो प्रॉपर्टी बाजार पलट जाता है, और वहाँ पर रिस्क का बबल, जिसको हम जोखिम का गुब्बारा कहते हैं, वो बनता दिखाई देता है। और इसलिए ये रिस्क है कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी, जो बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में बबल बनना शुरू होंगे, और ये फिर एक तीसरी क्राइसिस का रास्ता खुलने की संभावना बनती है, जो हमने इससे पहले भी देखा था कि पहले सस्ती पूंजी, रियल एस्टेट में निवेश, रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ना, फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी और रियल एस्टेट की कीमतों में तेज या क्रैश या गिरावट। ये खतरा पूरी दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। भारत इस मामले में संतुलित है कि भारत में प्रॉपर्टी की सप्लाई अभी भी बहुत ज़्यादा है, मांग कम है, कीमतें अभी बढ़ना शुरू ही हुई हैं। तो भारत के प्रॉपर्टी बाजार में ऐसा कोई दबाव, ऐसी कोई फॉल्ट लाइन नहीं दिखाई दे रही है। और इसी बीच लागत बढ़ गई है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो गई है, तो प्रॉपर्टी मार्केट में यहाँ तपने जैसा, बबल जैसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ यहाँ एक ही समस्या दिखाई दे रही है कि प्रॉपर्टी मार्केट में अगर रिवाइवल नहीं आया, सेल नहीं आया, तो बैंकों के NPAs जो लंबे समय से प्रॉपर्टी सेक्टर में खड़े हुए हैं, उनका क्या होगा ये पता नहीं है। पर इस मोर्चे पर अगर आप देखें तो भारत की परिस्थिति ये सामने आपके। सर, अब खेत खदान चलिए, वहाँ क्या दिख रहा है? खेत खदान की महंगाई तीसरा हिस्सा है, जहाँ से हमें मंदी के महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इस बार एक फ़र्क है शुभम, कि जो कमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन है वो 1970 की तुलना में काफ़ी व्यापक है। सारी तुलनाएं 1970 से हो रही कि सबसे करीबी महंगाई हमारे आसपास इस बड़े स्तर की महंगाई हमें दिखाई दे रही थी। हमारे सामने एक चार्ट है, इस चार्ट में अगर आप देखें तो आप सारा एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, इनकी सारी इन्फ्लेशन को देखें तो आपको दिखाई देगा कि 70 की महंगाई कच्चे तेल में बढ़ोतरी से आई थी मूल रूप से, और कुछ बाजारों में थी। इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसमें आपको फूड, मिनरल्स, सारा जितना परिवार है कमोडिटीज़ का, कच्चे माल का जितना परिवार उद्योगों में फैला हुआ है, इन सब में महंगाई फैली हुई दिखाई दे रही है। खाद्य कीमतें 2021 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर दिखाई दे रही हैं। उर्वरक की कीमतें सबसे ऊपर बढ़ी हुई हैं। कमोडिटी में जब भी तेजी शुरू होती है तो जो दुनिया के देश हैं और ग्राहक हैं, जो औद्योगिक देश हैं, वो कमोडिटी का भंडारण करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि संभावना इस बात की होती कि कीमतें आगे बढ़ेंगी। चीन जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ कमोडिटीज़ की एडवांस परचेज कर रहे हैं, फॉरवर्ड सौदे कर रहे हैं।
और इसलिए हमें कमोडिटी के प्राइसेस में एक बड़ा बबल बनता है, तेजी दिखाई दे रही है। और जैसे ही मंदी की संभावना बनती दिखाई देती है, इसकी कीमतों में गिरावट होती है। और एक आंकड़ा जो हमने पिछले वाले चार्ट में देखा उसमें ये कि विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है कि अगर तेल की कीमतों में 10% की बढ़त हो तो दुनिया की विकास दर करीब 0.50 बेसिस पॉइंट, आधा फीसदी तक कम हो जाती है। तो तेल की कीमतों में तो काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है कोविड से पहले से अगर आप देखें, तभी हमें दुनिया की विकास दर में कटौती के इतने बड़े आंकलन दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी में, अलग अलग कमोडिटी में तेजी से भी दुनिया की विकास दर में करीब 0.20% या 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक की कमी होती है। और इसलिए कमोडिटी की महंगाई दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी की गुंजाइश और मंदी की संभावनाएं बढ़ाती है। ध्यान रहे कि निर्यातक देशों को उसका इतना लाभ नहीं होता कमोडिटी की महंगाई का, जितना नुकसान इंपोर्टर देश को होता, आयात करने वाले देश को होता है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि सारी कमोडिटीज बहुत तेजी से बढ़ी थी, तभी मंदी की पुकार चारों तरफ से होने लगी। सर, भारत की महंगाई में सबसे बड़ा हिस्सा कमोडिटी का, इन्फ्लेशन का है। जो ताजा आंकड़ा आया है सीपीआई का, जिसमें हमने महंगाई में थोड़ी कमी भी देखी है, वहां अगर आप खुदरा महंगाई की बास्केट देखें तो उस बास्केट में महंगाई के दायरे में आने वाली कमोडिटीज़ की संख्या और बढ़ गई है। थोक महंगाई तो तप रही है, लगातार कमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है। और भारत में चूंकि ग्रोथ पर महंगी कमोडिटी का असर सबसे ज़्यादा गहरा है, और हाल में जो गिरावट भी आई है मंदी की संभावना बनने के बाद, चाहे कॉपर की कीमतें घटी हों, चाहे स्टील या आयरन ओर की कीमतें घटी हों, वो लंबी अवधि के औसत मूल्य से अभी भी ऊंची हैं। अभी अपना जो लेटेस्ट पीक था, ताज़ा पीक इस साल का था, उससे नीचे आई हैं। और भारत की महंगाई में सबसे बड़ा हिस्सा कमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन का है, सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा कमोडिटी के इन्फ्लेशन का, और उसमें भी एक हिस्सा रुपए की कमजोरी से निकल कर आता है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना जरूरी है कि कमोडिटी की महंगाई एक बार जब बढ़ जाती तो वापस लौटती नहीं है। और हमने इसीलिए देखा है कि मांग कम होने के बाद भी कार कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं। सर, महंगाई समझ आ गई, क्या कर्ज भी महंगा होता, कर्ज भी महंगाई की तरह विश्वव्यापी है? हाँ, महंगाई ऐसा असुर है जिसको मारने के लिए पूरी दुनिया भर के देशों ने अपने महंगे कर्ज की सेना बाजार में उतार दी है। इसको भी अगर आप देखें तो ये फिनोमेना भी, ये परिदृश्य भी पहली बार इस तरह से दिखाई देता है हमें। दुनिया भर के सारे देश ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, सारे देश। अगर अधिकांश भूगोलों में आप देखा जाए, हमारी चर्चाओं में अक्सर आता है फेड आता है, आरबीआई आता है कि इनकी कीमतें बढ़ानी, कभी कभी हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर बात करते हैं, लेकिन कनाडा से न्यूजीलैंड तक देखिए, अफ्रीका तक देखिए, इस चार्ट में आपको सारे देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। एक तरफ से आप ऑस्ट्रेलिया से शुरू करिए, दुनिया की शायद ही कोई प्रमुख ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं होगी जहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं, केवल एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक है जो शायद जल्दी ही अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देगा। अब इसमें वो देश भी हैं शुभम ब्याज दरें बढ़ाने में जिन्होंने यूरोप और अमेरिका की तुलना में कोविड के दौरान अपने देश की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं डाली थी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रखा। जैसे भारत में बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं छोड़ा गया। अगर आप यूरोप की और अमेरिका में जितनी मनी सप्लाई बढ़ाई गई थी बाजार को में लोगों के हाथ में पैसा रखने के लिए, वैसा नहीं हुआ। लेकिन महंगाई से बचने के लिए इन्होंने अपनी पहले से ही महंगी कर्ज से जूझती अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो अब क्या हो रहा है, महंगाई को मारना है तो डिमांड को मारो। आप केवल ये चार्ट देखिए तो आपको दिखाई देगा कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट चेंज पूरे अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच कहाँ किस तरह से बढ़ा है, किस लेवल पे रेंज बढ़ा है। अब डिमांड खत्म करने की जो कोशिश चल रही है, उसी का असर है कि लगभग पूरी दुनिया स्टैगफ्लेशन की चपेट में आ चुकी है। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा थोड़े समय के बाद वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे देश करेंगे, लेकिन स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन की चपेट में पूरी दुनिया आने लगी। और इसका सबसे पहला असर और सबसे बड़ा असर कहाँ दिख रहा है? सबसे पहला असर दिख रहा है स्टार्टअप्स के ऊपर, क्योंकि सस्ती पूंजी के आधार पर जो भी नए कारोबार बने थे, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, नई तकनीकें हों, वहाँ सब में पूंजी की कमी दिखाई देने लगी। भारत जैसे देशों में स्टार्टअप रोजगार का बड़ा स्रोत थे और उनको पूंजी मिलना बंद हो गई, तो हमने वहाँ बेकारी और पिंक स्लिप्स आती देखी हैं। सर, भारत का हाल इस मामले में कैसा है? भारत में ब्याज दर की बढ़ोतरी तेज है, सामान्य से ज़्यादा तेज है। मतलब बहुत सारे लोग भारत में मानते हैं कि महंगाई की दर उतनी तेज नहीं थी जितना रिजर्व बैंक ने जितनी तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, पर रिजर्व बैंक को लगता है कि महंगाई की अंतर्धारणा काफ़ी जटिल है और इसलिए यहाँ कर्ज दर बढ़ना आम लोगों को उतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि भारत में इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं है आम लोग कर्ज के प्रति। यहाँ कर्ज दर बढ़ने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है सरकार,
क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है और उसका कर्ज का बोझ बढ़ना और फिर उसके बाद घाटा बढ़ना, ये दबाव है। दूसरी चीज़ ये कि रिजर्व बैंक पर इस बात का दबाव और ज़्यादा है शुभम, कर्ज बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी तो विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में आकर्षण नहीं बचेगा और रुपए की मजबूती के लिए, रुपए को मजबूत बनाए रखने की, जो भी गिरावट थामी जा सके उसे रोकने के लिए कर्ज की दर में बढ़ोतरी करना जरूरी है। तो भारत महंगाई की बैंडवैगन में या महंगाई की रेल में भी सवार है और कर्ज दर में तेज बढ़ोतरी की रेल में भी सवार है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था को इस समय शायद दोनों ही चीजों की जरूरत नहीं थी, ना तो इसे महंगाई चाहिए थी और ना महंगा कर्ज चाहिए था, क्योंकि हम एक बहुत गहरी मंदी से, क्योंकि दुनिया में अन्य देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड का असर सबसे ज्यादा गहरा हुआ था, उभरने की कोशिश कर रहा था। सर, महंगाई और महंगे कर्ज की बात हो गई, अब रोजगार और वेतन की क्या स्थिति, क्योंकि बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा चोट यहीं पहुंचाती है। और ये बात हमने देखिए शुरुआत में कही कि बेल्जियम में, ब्रिटेन में, पेरू में, साउथ लैटिन अमेरिका के देशों में बड़े आंदोलन शुरू हो गए वेतन बढ़ाने के लिए। एक दिलचस्प आंकड़ा जो हमें दिखाई देता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी वास्तविक वेतन वृद्धि, जो रियल वेज ग्रोथ रेट है, वो अचानक टूट गई है, क्योंकि महंगाई की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी। कोविड से पहले यहाँ वेतन बढ़ना शुरू हुए थे, महंगाई दरें कम थी, लेकिन इसके बाद अचानक महंगाई आ गई और इसलिए हम तो भारत में महंगाई और वेतन के रिश्ते को सरकारें कभी हमें समझने ही नहीं देती ना हम समझ पाते हैं कि महंगाई और वेतन का रिश्ता क्या है। हमारे यहाँ तो जो लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है उसका महंगाई से कोई रिश्ता ही नहीं होता, लेकिन यूरोप और अमेरिका में जो रियल वेज रेट है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है कि महंगाई की तुलना में हमारा वेतन कैसा है। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत तेजी से परचेजिंग पावर कम हो गई लोगों की, जैसे ही महंगाई कम होने से। अब जैसे मैकिन्जी की रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन में कर्मचारियों का वास्तविक वेतन करीब 8% गिरा है रियल महंगाई की दर से, जो हमने अभी आपको चार्ट में दिखाया। और इसलिए पूरी दुनिया में इस चार्ट को अगर हम देखें तो इस चार्ट में हमें दिखाई देता है कि कैसे हायर इन्फ्लेशन ने कनाडा में, यूएस में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो वास्तविक वेतन की वृद्धि दर है उसको तोड़ा है। अब इसका जो बड़ा असर यह है कि यहाँ पर एक तो डिमांड तोड़ने की कोशिश कर्ज महंगा करके, और दूसरी तरफ मांग में कमी की और मांग में कटौती का खतरा। सर, भारत का हाल? यहाँ भारत का हाल यूरोप से ज़्यादा खराब है। भारत में कोविड के दौर में नौकरियों का सबसे बड़ा विनाश हुआ, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ गईं। यहाँ सबसे ज़्यादा असर कामगारों पर पड़ा। कंपनियों के मुनाफों में बढ़ोतरी हुई। 2021 में मोतीलाल ओसवाल का एक अध्ययन आया था जिसने मैं बताया था कि पूरी दुनिया में भारत में कोविड का अगर आर्थिक असर का आकलन किया जाए तो भारत में 60% असर हाउस होल्ड्स पर, परिवारों पर गया और 20% का कंपनियों के खाते में गया। सरकारों के खाते में केवल 20% नुकसान गया सरकार के खाते में, जबकि यूरोप और अमेरिका में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हाउस होल्ड्स के खाते में बहुत कम नुकसान गया, क्योंकि सरकारों ने उनके वेतन प्रोटेक्ट किए, उनके पेचेक प्रोटेक्ट किए, उन्हें किस्म किस्म के भत्ते दिए, सुविधाएं दी, और सरकारों ने अपने बैलेंस शीट के ऊपर, चाहे भले ही कर्ज लिया हो, अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी ली। और इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजार में, चूंकि मांग आपूर्ति के बाजार में श्रम की आपूर्ति भारत में ज़्यादा है, तो इसलिए लॉकडाउन खत्म हो गया, डिमांड आना शुरू हो गई, इकॉनमी में रिकवरी के दावे किए जाने लगे, पर बेकारी दर 7.5%, 8% से नीचे नहीं आई। समग्र बेकारी दर लगभग 8 से 9% के आसपास दिखाई दे रही है। गाँव में मनरेगा की मांग में कमी नहीं आई है, और भारत में रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो वेज ग्रोथ है वो अभी भी नहीं बढ़ी है। उसकी वजह सबसे बड़ी है क्योंकि बाजार में रोजगारों की कमी है और काम मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं। सर, अब वापस लौटते हैं मंदी के आकलनों पर। क्या कहते हैं पुराने अनुभव, क्या कहते हैं पुराने तजुर्बे, और दूसरा बात ये सीधी कि किसी तरह तर्कसंगत कैसे ये माना जाए कि मंदी आ रही है या नहीं आ रही है? अब ये आकलन हम वापस लौटते हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो हमने यहाँ इसमें इस चर्चा में बताने की कोशिश की कि जो 4-5 बड़े संकेत दुनिया में उभर रहे हैं, पूरी दुनिया में, क्योंकि हम दुनिया से प्रभावित हैं और पूरी दुनिया के आर्थिक गतिविधियाँ हमें प्रभावित कर रही हैं, तो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि कहाँ क्या हो रहा है और भारत इसकी तुलना में कहाँ खड़ा हुआ है। वर्तमान को समझने के लिए भविष्यवाणियों से ज़्यादा शुभम इतिहास को समझना ज़रूरी होता है, इतिहास में गोता लगाना ज़रूरी होता है, ऐसा सारे विशेषज्ञ विश्लेषक कहते हैं। B.H. लिडल की एक मशहूर किताब है, वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री।
उसमें वो एक दिलचस्प बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इतिहास को हमेशा कल्पना और इंट्यूशन के सहारे बताया जाता है, कुछ अंतर्ज्ञान के सहारे बताया जाता है, क्योंकि तथ्य इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका चुनाव मुश्किल हो जाता है। इतने तथ्य आपके सामने फैले पड़े हैं, 1767 से लेके और 2022 तक मंदी और महंगाई के तथ्य आपके सामने हैं। इसलिए इतिहास का पाठ हमेशा किसी न किसी खास पूर्वाग्रह के साथ होता है। लोग अक्सर जो असुविधाजनक सच है उससे आंख नहीं मिला पाते और सब अच्छा ही देखना चाहते हैं। तो हमने ये कोशिश की जानने की कि आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स, ब्रोकर और एनालिस्ट जिनके कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं बाजार में महंगाई या मंदी को नापने के लिए उनसे अलग चलकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ चलें और देखें कि वो क्या कह रही हैं और वो इस महंगाई को, इस मंदी की संभावना को कैसे पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक का एक अध्ययन है ताज़ा जो ये बता रहा है कि इस मंदी की संभावना को हम 1970 वाली महंगाई वाली मंदी की रोशनी में ही समझ सकते हैं, क्योंकि स्टैगफ्लेशन का हमारे सामने सबसे ताज़ा उदाहरण शुभम वही था। अब दो परिदृश्य हमारे सामने उभरते हैं। विश्व बैंक मान रहा है कि कई पैमानों पर यह परिस्थिति 1970 जैसी है, स्टैगफ्लेशन जैसी है। उस समय जो महंगाई आई थी और उसके बाद मंदी आई थी वो लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक चली थी। 1900, लेकिन एक यहाँ कैविएट है, यहाँ पर एक अपवाद है कि 1970 की मंदी से पहले तक ब्रेटन वुड्स की व्यवस्था लागू थी, डॉलर और गोल्ड के बीच पैरिटी थी, गोल्ड स्टैंडर्ड था। 1970 की महंगाई आई तो ब्रेटन वुड्स की गोल्ड स्टैंडर्ड की व्यवस्था टूट गई, मौद्रिक उथल पुथल हुई, उसके बीच में ईरान में बगावत हो गई 1979 में। तो दो तेल संकट एक साथ आए, एक 70 का ऑयल क्राइसिस आई और एक 79 की ऑयल क्राइसिस आई। शुभ दिलचस्प बात है कि हाल फिलहाल के दशकों में सारी की सारी क्राइसिस में ऑयल का, एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और इसीलिए हम लगातार ये कोशिश करते हैं समझने की कि एनर्जी मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे, वो पूरी की पूरी विकास का आधार है और उसकी लागत सबसे बड़ी लागत है। अब अगर आप वहाँ से तुलना करें 70 की तुलना में, तो इस वक्त वैसी मौद्रिक उथल पुथल नहीं है, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड ध्वस्त नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर ईरान का संकट उस समय था या 70 का तेल संकट था तो उसकी जगह रूस यूक्रेन युद्ध आ गया है। यानी एनर्जी मार्केट में उथल पुथल लगभग वैसी ही है जैसी 70 के दौर में थी। मॉनेटरी मार्केट्स में वैसी उथल पुथल नहीं है, लेकिन वो दूसरे तरह से हमें दिखाई देती है। डॉलर की मजबूती के कारण दुनिया भर के मुद्रा बाजारों में तो कोहराम मचा हुआ है। यूरो की स्थिति देख लीजिए, एक यूरो $1 के बराबर हो गया, पूरी दुनिया की मौद्रिक व्यवस्थाएं टूटी हुई हैं। तो अगर आप ये माने कि 70 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड टूटा था तो उथल पुथल हुई थी, वैसी नहीं है, पर मुद्रा बाजार में नए सिरे से बड़े बदलाव हो रहे हैं। फर्क यह है कि उस समय की सरकारें मंदी और महंगाई से निपटने के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस समय की सरकारें ज्यादा सतर्क हैं, ज्यादा मुस्तैद हैं, ज्यादा चतुर हैं और उनके पास इतिहास से उन्होंने सीखा है। इसलिए आपने देखा कि सरकारों ने बगैर वक्त जाया किए ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी और उसका चार्ट हमने आपको दिखाया। पूरी दुनिया में भले ही उनके यहाँ मनी सप्लाई हो ना हो, सबने कहा महंगाई रोकना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, तो एक साथ पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई। हालांकि उसके बड़े गहरे नुकसान लंबे समय तक अर्थव्यवस्थाओं को देखने पड़ेंगे, लेकिन लोगों ने 1970 के सबक लेकर सरकारों ने देर नहीं की। भारत में कितनी तेजी से आप अचानक मीटिंग बुलाई रिजर्व बैंक ने और ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि महंगाई तो है, इसे लंबा खींचने से रोका जा सके। एक और संभावना जो हमें इस बार महंगाई मंदी ना आने की संभावना को सपोर्ट करती है, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि एनर्जी क्राइसिस की जड़ है, उसकी कीमतें चाहे वो कोयला हो या गैस हो या पेट्रोल हो, कच्चा तेल हो, यही महंगाई बढ़ाने के सबसे बड़े फैक्टर हैं और इन्हीं से अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। यहाँ हमारे पास एक होप है, उम्मीद है, जो महंगाई आने की, मंदी आने की संभावनाओं को सीमित करती है या मंदी जो कितनी भीषण होगी उसकी संभावना को थोड़ा सीमित करती है। बीते 3-4 दशक में जीडीपी का उत्पादन बढ़ाने में कच्चे तेल की भूमिका कम होती चली गई है। अगर आप इसे नापें कि प्रति यूनिट जीडीपी कच्चे तेल की कंजम्पशन है तो उसमें गिरावट हुई है। सेंटर फॉर ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी कोलंबिया का अध्ययन बताता है कि 1970 में एक बैरल तेल से लगभग $1000 का उत्पादन होता था, अब उतना ही काम आधा बैरल तेल से हो जाता है। यानी आप आधा बैरल तेल में भी $1000 का उत्पादन कर सकते हैं। तकनीकें अच्छी हुई, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ी। दूसरा ये कि बिजली, यूरोप और अमेरिका की बिजली से तेल बिल्कुल बाहर हो गया, कोयले पर निर्भरता कम होती चली गई, परिवहन के लिए केवल तेल की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं कि प्राइस राइज का इम्पैक्ट कितना होता है, अब यहाँ इस आंकड़े में समझ सकते हैं कि कितना असर हमें जीडीपी पर किसी चीज़ के इन्फ्लेशन का ग्रोथ पर दिखाई देता है। तो हमें दिखाई देता है कि करीब करीब
40 से 50-60 बेसिस पॉइंट का असर कमोडिटी के प्राइस में बढ़ोतरी का दिखाई देता है। इसमें ऑयल सबसे बड़ा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि तेल पर निर्भरता दुनिया की कम हो चुका है। तो ये माना जा सकता है कि अगर हो सकता है कि तेल की महंगाई लंबी मंदी की वजह ना बने। हम इस पर एक इकोनॉमिका में चर्चा भी कर चुके हैं कि दुनिया शायद $100 पर बैरल का तेल का असर झेलने के लिए लंबे समय से तैयार है। हमारी टाइमलाइन पर वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं कि क्यों दुनिया आज से 10 साल या 15 साल पहले $100 या $110 के कच्चे तेल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज देखिए हम भारत में $100 के कच्चे तेल का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। 100 रुपये के पेट्रोल, 90 रुपये, 95 रुपये का पेट्रोल झेल रहे हैं और अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा कोहराम, बहुत कोई बड़ी क्राइसिस या कोई बड़ी तबाही नहीं आ गई है। एक और लेकिन इन सारे आकलनों में एक बड़ा पेंच है, और वही बड़ा पेंच वो 50-50 के हिसाब से जो मर्चेंट बैंकर बताने की कोशिश करते हैं और जो वर्ल्ड बैंक और बाकी एजेंसियां शुभम कह रहे हैं कि कोविड से पहले दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग किस्म की ढांचागत मुसीबतों का शिकार थी। हर देश की अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चरल क्राइसिस अलग तरीके का था। अमेरिका की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दूसरी थी, जापान की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत दूसरी थी, चाइना बिल्कुल दूसरे तरीके की क्राइसिस में था। महामारी ने सबको एक साथ प्रभावित किया, सब लॉकडाउन में चले गए, सब जगह मौतें हुई, सब जगह तबाही फैली। लेकिन जब उबरने की कोशिश दिखाई दी तो कुछ अर्थव्यवस्थाएं उबरने में काफ़ी पीछे रह गई और कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने बहुत तेज बाउंस बैक किया, बाहर उबरने की कोशिश की। अब ऐसी स्थिति में जो निष्पक्ष रूप से मंदी की संभावना को आंकने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि मंदी ग्लोबल फेनोमेना है। एक, मंदी पूरी दुनिया की महंगाई से आ रही है। 2, मंदी 3, ऊर्जा की महंगाई और कर्ज से आ रही है। लेकिन ये हर देश की में कितनी गहरी और कितनी अलग होगी, ये उसे उस देश की क्षमता और ताकत की रोशनी में देखना होगा। अब आप या तो अति आशावादी हो सकते हैं कि नहीं, मंदी आने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं, संभावना नहीं है, क्योंकि उसके भी तर्क हमने इसमें आपके सामने रखे, और या आप मंदी का फ़ायदा लेने वालों में से हो सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि नहीं, थोड़े समय के लिए तो मंदी आएगी, उस हिसाब से बाजार में उस तरीके के दांव लगाए जाएं। इनके बीच आप क्या कर सकते हैं? अब या तो हम वापस रूजवेल्ट की कहानी पर लौट कर चलते हैं, या तो आप रूजवेल्ट हो सकते हैं जो दूसरी बड़ी लड़ाई खत्म होने के बाद, मित्र राष्ट्रों की जीत की घोषणा होने के करीब पहुंचने के बाद भी तर्कसंगत ढंग से आशावादी दिख रहे थे। यानी युद्ध के हमेशा खत्म होने की गारंटी नहीं दे रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि यूरोप में शांति आ जाएगी। वो लंबा समय नहीं बीता, यूरोप वहीं आकर खड़ा हो गया, जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में देखा था। और या फिर एक और दूसरा रास्ता है जो जिससे आप अपने जोखिम, अपने खतरे, अपनी नौकरी, अपने निवेश के खतरे सीमित कर सकते हैं। स्वीडन के एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं जो हास रोसलिंग, आंकड़े बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं और बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत आशावादी नहीं हूँ, मैं बहुत गंभीर संभावनावादी हूँ। मैं ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, मैं पैसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉसिबिलिस्ट हूँ। तो संभावनाओं पर निगाह रखिए और करीब से देखिए कि आप दुनिया में मंदी के क्या असर हैं, और उन्हें ये समझने की कोशिश करें हम कि भारत की अर्थव्यवस्था इनमें अलग अलग तरह से कैसे प्रभावित होगी। तो ये मंदी आएगी कि नहीं आएगी, ये उसके आंकड़ों का विस्तार है। बिल्कुल, और दोनों ही धड़ों के तर्क जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। इसीलिए दोनों धड़े ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि मंदी आएगी तो इन तर्कों पे आएगी, और नहीं आएगी तो उसकी भविष्यवाणियां क्यों हो रही हैं, ये भी आपने इस इकोनॉमिकम के रास्ते माध्यम से समझा। अब बारी आपके सवाल जवाबों की। सर, पहला सवाल विक्की राज का है, वो ये जानना चाहते हैं गोल्ड का आउटलुक कैसा है, सोना यहाँ से महंगा होगा? गोल्ड का आउटलुक अभी महंगे होने वाला नहीं है। डॉलर की मजबूती के कारण हमने देखा कि दुनिया में गोल्ड की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि डॉलर के बदले जब कोई दूसरी सुरक्षित सेफ हेवन करेंसी इन्वेस्टमेंट माना जाता है तो गोल्ड ही है। और इसीलिए आप देखिए कि यूरोप में यूरो की कमजोरी की बड़ी वजह है कि बड़ा निवेश डॉलर में जाने लगा है, डॉलर सेफ हेवन एसेट हो गया, अमेरिका के बॉन्ड्स में बड़ा निवेश होने लगा है। तो जब तक डॉलर में कमजोरी नहीं आएगी, गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती। हालांकि इनका सवाल विक्की का बिल्कुल सही है, जब मंदी की संभावना होती है, महंगाई की संभावना होती तो सोना हमेशा चमकता है। सोना सेफ हेवन है, सोना हेज है। लेकिन इस समय एक इक्वेशन बदल चुका है डॉलर की मजबूती के कारण, इसलिए ईटीएफ तक जो गोल्ड में अपने निवेश की बिकवाली कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल वेद प्रकाश जी का, वो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में विदेशी निवेशकों के आने से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय में फायदा होगा?
तात्कालिक तौर पर अभी सरकार ने बहुत छोटी छोटी विंडोज़ खोली हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में आने के लिए। एक बड़े रिफॉर्म की उम्मीद थी कि भारत शायद अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट में शामिल होगा, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बनेगा और भारत के सॉवरेन बॉन्ड पूरी दुनिया में ट्रेड होंगे। वहाँ से शायद एक बड़ा विंडो खुल सकता था जिससे कि भारतीय बाजार में या भारतीय बॉन्ड में बड़ा निवेश हो सकता था। अभी तो कोशिश ये है कि लिमिटेड जो विंडोज़ उपलब्ध हैं उन खिड़कियों के सहारे निवेश आ सके भारत के बॉन्ड मार्केट में, और रुपए को कमजोरी से बचाने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने जिस ताजे पैकेज की घोषणा की है उसमें उसका ये हिस्सा है कि ग्लोबल बॉन्ड इन्वेस्टर्स भारत में आकर थोड़ा निवेश करें। उन्होंने पिछली बार से कहीं ज़्यादा बड़ी सहूलियतें दी गई हैं। बिल्कुल। अब बात इनकम की, सबसे ज़रूरी बात इनकम की बात इस बार है टैक्स सीजन पे। टैक्स सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोगों में से, आप में से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बोल चुके होंगे या भर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के ऑफिस से फॉर्म 16 आने वाले होंगे या आ चुके होंगे। सर, ऐसे समय में इनकम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है? सबसे कीमती समय है टैक्स की दृष्टि से शुभम, और सबसे महत्वपूर्ण समय है। आमतौर पर टैक्स तो आपका कट चुका, क्योंकि मार्च में तक आपके पिछले साल की कमाई पर टैक्स कट चुका। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे होंगे। दो तरीके के लोग होंगे, एक वो लोग जो इनकम टैक्स का रिटर्न खुद भरते हैं, और एक वो लोग जो इनकम टैक्स का रिटर्न किसी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से या किसी सीए से भरवाते हैं। यदि आप सक्षम हैं, यदि आप समझ हैं और आपके अंदर इतना धैर्य है, तो हमारा सुझाव होगा कि अपने इनकम टैक्स का रिटर्न खुद भरें। वो आपकी फिनेंशियल लिटरेसी के लिए, टैक्स लिटरेसी के लिए, अपनी समझदारी के लिए ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। अगर आप खुद भरें तो आप बेहतर ढंग से अपने टैक्स का हिसाब समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं भरना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो इस बार रिटर्न भरने के लिए अपना फॉर्म 16 मेल के जरिए अपने सीए को केवल मत भेजें, बल्कि सीए को उसके साथ 3 सवाल भी भेजें, या अपने सीए के पास जाएं तो उससे 3 सवाल जरूर पूछें इस बार इनकम टैक्स का रिटर्न भरने से पहले। पहला सवाल उससे ये पूछें कि क्या मैंने पिछले साल टैक्स की प्लानिंग सही की थी, या मैंने कोई हिस्सा ऐसा छोड़ दिया जहां मैं टैक्स और बचा सकता था। क्योंकि आपके फॉर्म 16, अगर आप नौकरी पेशा हैं या प्रोफेशनल भी हैं, तो आपके पिछले साल के इनकम रिटर्न और सेविंग के सारे हिसाब के साथ ही आप सीए के पास जाएंगे, तभी वो आपका रिटर्न भरेगा। तो उससे ज़रूर पूछें कि क्या मैंने कहीं गलती की, या मैं कुछ और रास्ते, कुछ और खिड़कियां, कुछ और दरवाजे थे जहां से मैं अपने टैक्स की देनदारी बचा सकता था। पहली चीज़। दूसरा सवाल, अपने टैक्स रिटर्न प्रिपेयर या सीए से ये पूछें कि क्या कुछ और छिपे हुए रास्ते हैं जो आमतौर पर हमें पता नहीं चलते, सामान्य रूप से हमें पता नहीं चलता, वहाँ कहीं हम निवेश करके रिटर्न बढ़ा सकते हैं, या हम कहीं ओवर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं किसी स्कीम में जहाँ से हम पैसा निकाल कर कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यानी हम अगले साल के लिए अपने टैक्स की देनदारी को कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं। और तीसरा सवाल उससे ये ज़रूर पूछें कि अगर ये सब ठीक है तो हमें ये बताइए कि अगर आप नौकरी पेशा हैं, कि हम अपने एम्प्लॉयर से ये कैसे पूछ सकें या कैसे जान सकें कि कौन से और भी रास्ते हैं जहां से टैक्स में बचाव किया जा सकता है। बहुत सारे विंडोज एम्प्लॉयर्स के पास, एम्प्लॉयर से बात कर सकें, सैलरी को रिस्ट्रक्चर कराने के बाद, पक्ष में ले जाने के बाद, कुछ और चीज़ों को शामिल करने के बाद, ताकि हमारे टैक्स की देनदारी बच सके। कम से कम इतना काम तो इस साल रिटर्न भरने के साथ आप कर ही लीजिए। इन 3 सवालों को तो ज़रूर पूछ लीजिए। इन 3 सवालों से आपको ये समझ में आएगा कि आपकी टैक्स प्लानिंग कितनी अचूक थी और कितनी सही थी, और अगले साल शायद आप इस साल से कुछ कम टैक्स चुकाएंगे। बिल्कुल। तो इस साल की बात तो बनेगी, पिछले साल, अगले साल के लिए भी आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। सर, चलते चलते बस किस्सों के सिक्के की कहानी और बता दीजिए। इस बार किस्सों के सिक्के में हमने महंगाई और मंदी पर बात की है, और हमें पूरी दुनिया में महंगाई को और रोजगारों को लेकर आंदोलन शुरू हो रहे हैं। इस बार का बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प किस्सा है फ्रांस से, कि कैसे फ्रांस की एक क्रांति जो आम लोगों के जरिए हुई थी, उस क्रांति ने ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था और मौद्रिक व्यवस्था को तबाह कर दिया। महंगाई आ गई, यानी जिन लोगों ने फ्रांस की पूरी क्रांति की थी, जो बड़ी मशहूर ऐतिहासिक क्रांति, वो क्रांति बाद में कैसे सिर्फ आर्थिक और मौद्रिक कारणों से असफल हुई, और कैसे नेपोलियन बोनापार्ट को पूरी मौद्रिक व्यवस्था बदलनी पड़ी। महंगाई और बजटों का कुप्रबंध श्रीलंका को केवल नहीं, बल्कि इतिहास से बड़े दौर से भी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों से हुई क्रांतियों के बाद भी देशों को बर्बाद कर देता है। ये बात हमने रशिया में भी देखी, और ये बात हमने फ्रांस की सबसे ऐतिहासिक क्रांति के तौर पर देखी। क्या हुआ था फ्रांस में, कैसे फ्रांस में क्रांति के बाद आए नए शासकों ने देश की मौद्रिक व्यवस्था तबाह कर डाली, हम इसको इस बार जानेंगे किस्सों के सिक्के में। चलिए, तो इस बार किस्सों के सिक्के में कहानी फ्रांस की है। श्रीलंका में बहुत कुछ चल रहा है। एक किस्सों के सिक्के श्रीलंका पे भी लिखा था, एक था टाइगर।
अगर आप पर समय है तो इस वीकेंड में आप उसको ज़रूर देखिए। मुझे लगता है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है आप बहुत कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे उस किस्सों के सिक्के के माध्यम से। आज के इकोनॉमिकम में फिलहाल इतना ही सर, बहुत शुक्रिया आपका अर्थात लाने के लिए। नई किस्त का इंतजार रहेगा मुझे भी, दर्शकों को भी। आप लोगों का भी शुक्रिया। अपने सुझाव, अपने सवाल हमें ज़रूर भेजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।